आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है नीरज भाई। नीरज भाई को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। नीरज भाई, प्रोफेशनल बॉक्सिंग अभी इंडिया में इतनी ज़्यादा है नहीं, तो आपका इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग को लेके क्या टेक है? बॉक्सिंग भी उतनी ग्रो नहीं कर रही है, तो मैं मेरी जो कोशिश है इसी चीज़ को लेके है कि मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग और अमेचर बॉक्सिंग दोनों को इंडिया में ग्रो करूं। आजकल हम आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये जेक पॉल का रौला क्या है सारा? आपने फाइट में 12 राउंड सस्टेन किए, आपके अलावा किसी और ने 12 राउंड किए? नहीं, इंडिया में किसी ने, मेरे अलावा इंडिया में आज तक किसी ने 12 राउंड की फाइट नहीं खेली। नीरज भाई, बॉक्सिंग में अगर आपको इंडिया में कोई एक चीज चेंज करने को मिले, क्या चेंज करोगे? अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट करते हैं आपकी फाइट के लिए। थैंक यू। फिर बैठेंगे आपकी फाइट के बाद। थैंक यू, पक्का। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है नीरज भाई। नीरज भाई को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, यूथ की आप सेंसेशन है, इंटरनेशनल इंडिया के बॉक्सिंग स्टार है आप। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू भाई। थैंक यू नीरज भाई, आपने आप टाइम लोगों ने निकाला। बोला यार भाई, यमुनानगर आए भाई इतनी दूर। थैंक यू आप लोगों के लिए। नीरज भाई आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए सबसे नहीं, पहले अपना आपका- टाइम भाई आगा तो टाइम ही टाइम। और बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे नीरज भाई के साथ, पिछले 3-4 महीनों से हमारी बातचीत चल रही बातचीत 3-4 चल रही महीने, है। लेकिन मेरा नू था जब चीजें और बड़ी हो जाएंगी फिर करूंगा जब भाई। करेंगे, हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भाई जिस टाइम आप लोग पहली बार आए थे और आप लोग सिर्फ पॉडकास्ट करने नहीं आए, सिर्फ मिलन आए थे बस, हाँ, हाँ। है ना। तो जिस तरह बाकियों का आप लोगों ने दिल जीता है उस तरह अपना भी जीत लिया। हम भाई गल्ला करेंगे यार, अपने जैसे ही है तो हाँ, तो घर की बात है, घर वाले गल्ला नहीं करेंगे, किसकी लग रहे हैं पॉडकास्ट। सही बात है। नीरज भाई, आजकल हम आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये जेक पॉल का रौला क्या है सारा? जैक पॉल का कुछ नहीं, जैक पॉल का तो ना 2020 पता नहीं 21 की बात है, जब इसका भाई लोगन पॉल लड़ा था फ्लोरिडा मैवेदर के साथ एग्जीबिशन मैच। तो ये उस टाइम तक इन्फ्लुएंसर ही थे, मतलब ये इन लोगों ने बॉक्सिंग तो शुरू कर दी थी। लोगन पॉल इतनी नहीं करता था, जैक पॉल करता था। तो मैंने फिर उस टाइम पे एक ट्वीट की थी, लोगन पॉल, जैक पॉल, वट एवर पॉल, आई एम रेडी फॉर फाइट, ऐसे कुछ करके। बॉल की पॉल? पोल 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 बोल हाँ, तो ऐसे कर करके फिर उसके बाद उस ट्वीट का कुछ कोई खास जवाब आया नहीं, कुछ खास हुआ नहीं। फिर हमने अब जब थोड़ी सोशल मीडिया ग्रो करने लगी, इंस्टाग्राम पे एक दिन संगम है जो है ना, जो क्रिएटिव टीम का हेड है, जो सारा काम कर रहा है, तो संगम बोला कि नहीं नहीं जैक पॉल और ना कराएं चैलेंज, और अपना मैसेज ऐसा होना चाहिए कि जिससे वो उनको लगे कि इस आदमी के साथ फाइट करनी चाहिए, इस आदमी के लिए तो फाइट करनी पड़ेगी। तो उन्होंने फिर वैसी वीडियो बनाई, उनने साला और कुछ नहीं, उस पर गाली लिखनी शुरू कर दी। अब गाली लिख के हमने चैलेंज करा था, ये गाली तो आप हरियाणा वाले हैं, दूसरी तरीके तले जैसे गाली ने फिर और डालनी शुरू करी, उनने और कुछ डाल दिया उधर, फिर उसने और गाली देनी शुरू कर दी। फिर ने वीडियो डाल दी, इंडिया अमेरिका को बीच में मत ले गया, मैं पाकिस्तान का थोड़ी हूँ, मैं इंडिया का हूँ। फिर और ज़्यादा चल गई। फिर हमने पता करा कि इसका इवेंट कब का है। इसका इवेंट मार्च में था, मार्च में था इवेंट। तो 2-3 जने थे जिन पर यूएस वीज़ा नहीं था, उनका वीज़ा करवाया और प्लान करा कि इसके इवेंट में तो पक्का मिलेगा, इन नोड़े पकड़ेंगे जाके। तो फिर पोर्टोरिको पहुंच गया। पोर्टोरिको पहुंचने के बाद फिर वीडियो डाली, भाई मान लिया तू कर था, इसने एक वीडियो डाल ली थी उससे पहले कि अब दमकान खातर पोर्टोरिको चले गए। हाँ, दमकान खातर नहीं, पकड़ने खातर, दबन खातर चले गया था। तो फाइट करनी तो करनी ईगो पा गया हमने, तो पैसे चैलेंज करा था भाई, तू ले चैलेंज की तरह लेना भाई, फाइट करेंगे नहीं करेंगे, गाड़ी देने लग गया। मैं तो भाई दिखाना पड़ेगा, इंडिया वाले नकली नहीं है, इंडिया वाले कैसे में दिखाना पड़ेगा। तो फिर हमने प्लान करा भाई चलेंगे, इसका इवेंट था, इवेंट का तरफ पोर्टोरिको पहुंच गए, सब कुछ पता करा किस दिन का इवेंट है, किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस दिन की है। तो इसने एक वीडियो डाल ली थी कि भाई आजा, आई एम हियर इन पोर्टोरिको, वेरी इजी टू फाइंड। हमने एक वीडियो बनाई थी, गुमशुदा की तलाश ऐसे करके ना, हमने पोस्टर छाप दिए थे हमारे शहर में, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पे, और उसकी हमने एक वीडियो बनाई थी, भाई कहाँ गुम हो गया तू, गाली दे रहा था फाइट करेगा, तू कहाँ गया। वो वीडियो देखने के बाद इसने फिर वीडियो डाली कि आई एम हियर इन पोर्टोरिको, वेरी इजी टू फाइंड फलाना ढिमकाना। तो हमने वो वीडियो देखी, मैं फाइंड तो अपने आप कर लेंगे। हम फिर पोर्टोरिको चले गए। पोर्टोरिको जाने के बाद फिर इसका कोई जवाब ना आया। यो गाली भी लिखा है तो कमेंट में लिखा है डीएम में कुछ भी ना करे,
डीएम में स्टोरी में मेंशन कर देगा, मैंने बस बात कर, जवाब कुछ ना देवा। फिर डीएम करे भाई हम पहुंच गए, फिर नहीं कोई जवाब दिया। फिर हमने वीडियो बनाई कि पोर्टोरिको में हूँ, फिर इसका मैसेज आया ना, अपने जिम का एड्रेस भेज दिया। जिम का एड्रेस भेजा, हम तो गए थे बात करने, भाई जो तू जिस चीज का तेने इंडियन जिन चीज़ों का नहीं पता था ना, तू अंग्रेजी में गाली दे ले, हमने इतना फर्क नहीं पड़ने का, तू हिंदी में देने लग रहा, फिर तू कह रहा इंडिया अमेरिका ना करे इस चीज में। तो मतलब ये कहते फाइट करनी तो फाइट करेंगे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ तेरे खातर फाइट करने खातर, अगर मैं वेट बढ़ाना पड़ेगा मैं वेट भी गेन करूंगा, कोई चक्कर नहीं है। तो वैसे बात करने गए थे, उड़ा दी अंग्रेजी हिंदी, मेरे समझ में आई, आधी समझ में नहीं आई। यो करता ब्रदर यू डोंट वांट फाइट, यू डोंट वांट फाइट, मेरे समझ नहीं आई, मतलब अग्रेशन इतना था, डू आई हर्ट योर फीलिंग, मेरे हर्ट वहां मेरे हर्ट उठने कह रहा खड़ी हो बात, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके बाद इन्हें गड़ा गुड़ा पकड़ा, गुद्दी पकड़ ली उसकी है, तो गुद्दी पकड़ ली मेरे ख्याल से हरियाणा में सारे में सबसे पहले काम, किसी लड़ाई गले का नहीं आता, गुद्दी पे हाथ मारा, हरियाणा वाले ट्रेड मार के सीधा गुद्दी पकड़े हो। हाँ, तो मैंने गुद्दी पकड़ दी इसकी, तो पूरे तो काम शुरू हुआ था, मतलब शुरू कहीं से इंडिया से हुआ था, पहुंच गए पोर्टोरिको बस। तो जब गुद्दी पकड़ी थी तो भाई ये नहीं लगा कि यार बात ज्यादा बढ़ जाएगी, मैंने इसकी गुद्दी? नहीं भाई, मतलब कि हम 2-3 जने थे, है ना, 2-3 जने थे हम वो कार में, तो मतलब मैं किस टाइम उतरे किस टाइम नहीं उतरे, मेरा चश्मा किस टाइम गिरा किस टाइम नहीं गिरा, तो मेरे लिए बिल्कुल ये था कि मैं अपने देश में लड़ाई कर रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस था। और के भाई ये कुछ करेंगे तो देखी जाएगी, अपनी बेइज्जती थोड़ी करावेंगे। जब पहुंच गए, जब वो कहावत नहीं है जी भाई ओखड़ में सिर दे लिया तो मुसड़ तक गेड़ रहना, तो वो बात थी। नीरज भाई, प्रोफेशनल बॉक्सिंग अभी इंडिया में इतनी ज्यादा है नहीं, तो आपका इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग को लेके क्या टेक है? भाई प्रोफेशनल बॉक्सिंग नहीं, सिर्फ बॉक्सिंग, अमेचर बॉक्सिंग के बारे में भी तभी बात होती है जब कोई एशियन गेम, ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, कुछ जब ऐसी चीज होती है तभी बात होती है, इसके अलावा बात ही नहीं होती कभी भी। तो बॉक्सिंग भी उतनी ग्रो नहीं कर रही है, तो मैं मेरी जो कोशिश है इसी चीज को लेके है कि मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग और अमेचर बॉक्सिंग दोनों को इंडिया में ग्रो करूं, ताकि जो रिस्पेक्ट क्रिकेट जैसे खिलाड़ियों की मिलती है वो बॉक्सर्स को भी मिले। कोई फेवरेट प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्लेयर? हाँ, इस टाइम मेरा, जैसे मैंने बताया, मेरा आइडल, मेरी इंस्पिरेशन माइक टायसन था, बट मेरा जो फेवरेट बॉक्सर हैं दोनों ही मेरे यूक्रेन के हैं। लोमाचेंको है, लोमाचेंको सुपर लाइट वेट का है, अब तो हार गया, उसकी एज भी बहुत होगी भाई। वो 2008 और 12 दोनों ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके बाद उसने प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू कर दी थी, और उसकी मूवमेंट्स बहुत अच्छी लगती है मुझे। और एज ए ह्यूमन, एज ए नेचर, जिसका मेरे को मेरे जैसे लगता है, वो हैवी वेट चैंपियन है ओलेक्जेंडर उसिक, वो भी यूक्रेन से ही है। उसने ये सारे टाइसन फ्यूरियर आया था उसने अभी पीछे से, वो ना एज ए ह्यूमन बहुत अच्छा, मतलब मैं उसकी हैवी वेट के हिसाब से मैं बॉक्सिंग नहीं कर सकता, जो मूवमेंट माइक टाइसन की थी वैसी मूवमेंट मैंने हैवी वेट की किसी की देखी है, बट वो भी ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है शायद उसिक। और वो जो उसका नेचर है ना, जो जिस तरह से वो बात कर रहा है, उसने भी अंग्रेजी नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक, अंग्रेजी बहुत कम आवा है, तो उसका भी अपने जैसे काम है, तो मैंने कहीं ना कहीं मैं रिलेट करूँगा, मैं भी उस जैसा हूँ। और इंडिया में कोई इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर? हाँ, इंडिया में तो कोई ऐसा प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं है कि मैं जिसने, मतलब मैं मानूं मेरा आइडल है, या जिसने बॉक्सिंग के लिए कुछ अलग करा हो। बट बॉक्सिंग के लिए अगर किसी ने कुछ अपना अलग करा है तो विजेंद्र भाई है। विजेंद्र भाई का जब 2008 में ओलंपिक मेडल आया, उसके बाद बॉक्सिंग उठी है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो रिस्पेक्ट है विजेंद्र भाई के लिए कि बॉक्सिंग को आगे बढ़ाने में उनका हाथ है। नीरज भाई, आपने 3 बार WBC को जीता है, अब 3 बार WBC चैंपियन हो, तो वो सफर कैसा रहा था? क्या भाई, मैं 3 बार WBC एशिया चैंपियन हूँ, और मैंने वर्ल्ड रैंकिंग्स में भी जगह बना ली थी, और शायद उस टाइम पे जो आज मेरे पास चीज़ है, तो शायद मैं वर्ल्ड नंबर 1 या 2 भी हो जाता। मेरे को अच्छे अच्छे प्रमोटर खुद अप्रोच करते, बट मैं इंडिया से था, इंडिया में कोई अच्छे प्रमोटर नहीं है। अच्छा, हमारी बातचीत यूएस में किसी अच्छे प्रमोटर के साथ थी नहीं, तो मैं 2015, 16 और 17 में मैं एशिया चैंपियन बना हूँ, जिनमें से मैं ऑस्ट्रेलिया भी अपना, जब ये WBC का जो एशिया का जो आवा ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने मेंशन करा। एक बारी मेरी ऑस्ट्रेलिया वाले बॉक्सर के खिलाफ फाइट थी, फिलीपींस वाले के खिलाफ भी थी। मैंने तीनों ही फाइट 12-12 राउंड की करी थी। 12 राउंड का मतलब 40-47 मिनट होगी लगातार लड़ना। तो ये तीनों फाइट मेरी बहुत ज़बरदस्त थी, और जो मेरे बॉक्सर थे तीनों के साथ ही मेरे 12-12 राउंड फाइट चली है, टक्कर की फाइट चली है। और उस टाइम मैं सोचता था कि मैं बॉक्सिंग को प्रमोट करूं इंडिया में, प्रोफेशनल बॉक्सिंग को। तीनों ही फाइट इंडिया में मेरी टीम ने, मेरे दोस्तों ने कैसे ना कैसे करके हमने तीनों फाइट ने 2 फाइट अरेंज करवाई थी,
15 और 16 में। 17 में जो जिस कंपनी के साथ विजेंद्र भाई साइंड था उसके साथ ही मैं भी था, IUS बोल के एक कंपनी थी, तो उन्होंने हमारी फाइट करवाई थी बॉम्बे में। बहुत बड़ा इवेंट था। विजेंद्र भाई ने भी एशिया टाइटल के लिए फाइट लड़ी थी चाइना के साथ, और मैंने भी एशिया टाइटल के लिए लड़ी थी। तो वो जब वो 2002 एशिया टाइटल जीतने के बाद जो 17 वाली थी फाइट, जो 17 वाला टाइटल था, तो उसमें ऐसे लगा था कि अब थोड़ी सेलिब्रिटी फीलिंग हो रही है, अमिताभ बच्चन साहब जैसे लोग फाइट देखने आ रहे हैं। तो उस टाइम मतलब उस टाइम एक अलग तरह की लोगों ने बॉक्सिंग को देखा था, नहीं तो सिर्फ बॉक्सिंग के फैन देखते थे। नीरज भाई, बॉक्सिंग के फैन ने तो जोसेफ ज़ेपेदा वाली फाइट भी देखी होगी, उसमें आप पे सबसे हाईएस्ट सट्टा लगा था आपकी फाइट पे। भाई हाँ, उस वो जो फाइट थी उसकी कहानी तो मैंने सुनाई है पहले भी। तो जी कैसे कैसे मैं वहां पे पहुंचा था। होसे सपेदा ना वर्ल्ड चैंपियन था, वर्ल्ड सिल्वर टाइटल उसके पास था, और वो उसकी रायन गार्सिया के साथ भी फाइट होने वाली थी। रायन गार्सिया ने वेट चेंज कर लिया, तो उससे पहले उसकी और मेरी फाइट हुई थी। उसके बाद उनका प्लान था कि रायन गार्सिया और वो आपस में फाइट करें। वो बहुत ही ब्रूटल बॉक्सर था। उसकी जो उसका नंबर ऑफ फाइट्स है उसमें जो उसका 85 पता नहीं 90% उसका नॉकआउट का है उसमें। और मेरा यही था कि भाई इसमें ऐसा परफॉर्म करूं कि इंडिया वालों को तो नहीं पता होगा कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बाहर क्या हो रहा है, लेकिन बाहर वालों को पता लग जाए कि इंडिया में भी कोई बॉक्सर जिंदा है जो लड़ सकते हैं, जो ऐसे ब्रूटल बॉक्सर के साथ खेल सकते हैं। ओसे सपेदा सोच रहा था कि भाई मेरा मार देगा, वो मेरा नॉकआउट कर देगा, बट ऐसा उस पर कुछ हुआ नहीं। अगले दिन जब मैं एक लाइव कर रहा था, पीछे वो आ गया तो उसने फिर दिखाया भी मेरे माई हैंड्स आर स्वेल्ड, और नीरज का कुछ नहीं आया। मैं फिर बाद में मेरे से बात कर रहा था, मैं नॉकआउट करने की सोच रहा था, बट मैं तेरा उस तरह के मार नहीं पाया, और तेरे बहुत अपर कट मैंने मारे भी, जो यहाँ पे अपर कट हुक मैंने तेरे पेट में मारी भी, बट तू गिरा नहीं। मैं नकली ला रह गया, मैं मुक्के मतलब मैंने डिफेंस सीख रखा, बॉक्सिंग करूँ भाई। हाँ, लेकिन लोगों को ये लगता था मैक्सिको में कि इंडिया में बॉक्सिंग ही नहीं होती। जब मैं उस फाइट के लिए गया था, मतलब बहुत लोग सरप्राइज थे, इंडिया में भी बॉक्सिंग होती है। बिकॉज भाई जितने भी साउथ अमेरिका के जितने भी रीजन है उसमें प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज़्यादा है। आप लोग अमेरिका पढ़ के आए हो, आपने देखे होगा, वहाँ पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ज़्यादा बात होती है। ओलंपिक बॉक्सिंग में कोई पूछता ही नहीं। पर इस तरीके से तो अगर एक और आपकी फाइट देखे जो बहुत फेमस गई थी, केंजू वाली फाइट गई थी। हाँ भाई, अब चाइना ही चले गए बॉक्सर को कूटने। मेरे को पता ही नहीं था कि वो वर्ल्ड चैंपियन है। हाँ। नहीं, वो मतलब मेरे फाइट के बाद वर्ल्ड चैंपियन बना है, मैंने उसको हराया। तो आप ये लोग ये देखो कि अगर उस टाइम मेरे पास अच्छा प्रमोटर होता तो वर्ल्ड चैंपियन वो नहीं, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनता। तो मैं उसके प्रमोशन की वो फाइट थी, उसकी जगह पे वो फाइट थी। मेरे को उनकी सिटी का नाम नहीं, मतलब उसकी सिटी थी, उसका होम टाउन था वो, वहाँ पे वो फाइट थी। और फेदर वेट में खेल रहा था शायद मैं, ये 2014 या 15 की बात होगी। मैं वहाँ पे गया तो फाइट बहुत टक्कर की थी, मैंने उसका बढ़िया मारे। उसके बाद मैं वो फाइट जीता भी। मैं फाइट वो यूनामिनस डिसीजन में जीत रहा था, मतलब एक तरफा जीत रहा था। उन्होंने रिजल्ट स्प्लिट डिसीजन दे दिया, क्योंकि चाइना में अगर आप स्प्लिट डिसीजन में जीत रहे हो तो आपको जिताएंगे ही नहीं, कभी भी जिताएंगे नहीं। उनके देश में फाइट हो रही है, उनको करीब बदल सके ना। तो मैं वो फाइट जीतता यूनामिनस डिसीजन था, और वो बहुत बढ़िया फाइट थी। और उसके बाद वो केंजू वर्ल्ड चैंपियन बना। चाइना के जितने लोग थे वहाँ सारे बड़े फैन बन गए, सबको पता लगा कि हाँ यहाँ के भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग तगड़े। और उस टाइम पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बात भी नहीं होती थी इंडिया में, उस टाइम की बात है। क्योंकि मैंने बताया जैसे 13 में मैंने आर्मी छोड़ दी थी, और इसीलिए छोड़ दी थी कि मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कुछ करूँ। पर अगर मैं वहाँ पे जो केंजू का जो प्रमोटर था उसके साथ रह जाता या चाइना में रहने लग जाता तो शायद मैं भी वर्ल्ड चैंपियन बनता। लेकिन अपने को देश से बहुत ज्यादा प्यार है। नीरज भाई, एक बात बताइए, ये प्रमोटर्स का क्या रोल है बॉक्सिंग में? आपने कई जगह मेंशन किया प्रमोटर लाइक पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े सबसे बड़ा प्रमोटर टॉप रैंक है, या जेक पॉल और की कंपनी है MVP, ये बड़े बड़े प्रमोटर है। गोल्डन बॉयज एक बहुत बड़ा प्रमोशन है। गोल्डन बॉयज में मैं जो होसे सपेदा की फाइट थी वो उसके अंडर थी। अच्छा, क्वींसबेरी है लंदन में, बहुत बड़ा। तो प्रमोटर क्या होते हैं? प्रमोटर बॉक्सिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रमोटर बॉक्सर्स को साइन करके रखते हैं। प्रमोटर का काम होता है अपने बॉक्सर को प्रमोट करना, उसको पुश करना कि वो बड़ी बड़ी फाइट्स में उसको कैसे लेके जाए। आज वो 500 की गैदरिंग में उसको फाइट खिला रहा है, कल 5000 की में खिलाएगा। उसका प्लान होता है ऑलरेडी कि मैं इस पे इतना इन्वेस्ट करूंगा तो ये इतना रिटर्न देगा, इसके अंदर इतनी क्वालिटी है। तो अपनी क्वालिटी किसी ने इंडिया में पता ही नहीं चलनी,
क्योंकि इंडिया में बॉक्सिंग का कल्चर ही नहीं था, प्रोफेशनल बॉक्सिंग का कल्चर ही नहीं था। नहीं था। आपने अभी मेंशन किया कि आपने फाइट में 12 राउंड सस्टेन किए, तो बॉक्सिंग में जब 12 राउंड सस्टेन कर ले कोई इंसान तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक अचीवमेंट बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसका आपके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आपको लगता है कि उस चीज को अचीव करने के बाद आप में कुछ चेंजेस आए? जब मैं 3 राउंड की फाइट करता था तो मुझे लगता था भाई 3 राउंड भी पूरे नहीं होंगे। फिर आराम आराम से सोचा कि मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग करूंगा, तो मैं 12 राउंड खेलने लग गया। तो जब मैं 12 राउंड खेलता था, 2016 का टाइम ऐसा आया जब मुझे 3 राउंड की फाइट खेलनी थी। ओलंपिक क्वालिफायर्स में जाना था मुझे, वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स थे, और पहली बार रूल बना था कि जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं वो भी ओलंपिक खेल सकते हैं। तो जब मैं 12 राउंड के बाद मैं शायद 15-20 दिन हो गए थे, मैंने ट्रेनिंग छोड़ी हुई थी, बट मुझे ये कॉन्फिडेंस था ना 12 राउंड खेल में 3 राउंड तो है ही के मेरे खातर। और मैं वेल्टर वेट खेला था, पहली बार मैं 69 केजी खेला था। मैं प्रो में भी उस टाइम 63 खेलता था। तो ना मेरे को वेट का कोई फर्क पड़ रहा था, ना मुझे राउंड का कोई फर्क पड़ रहा था, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मैं 12 राउंड की फाइट कर चुका था। तो मुझे लगता था कि यार कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर 12 राउंड लड़ने से कि मैं 3 राउंड इजी कर सकता हूँ। आपके अलावा किसी और ने 12 राउंड किए? नहीं, इंडिया में किसी ने, मेरे अलावा इंडिया में आज तक किसी ने 12 राउंड की फाइट नहीं खेली। एक पाकिस्तानी बॉक्सर है, आमिर खान नाम है उनका, हाँ, वो बार बार आपका नाम ले रहे हैं और बार बार टॉन्ट मार रहे हैं कि अरे वो तो रिटायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसका अब कुछ ना नहीं है। अब देखो, ये जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है वो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, ब्रिटिश में पैदा हुआ था। एक टाइम में वो बहुत अच्छा बॉक्सर था और आज भी उसके नाम रिकॉर्ड है कि वो 17 साल की उम्र में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट बना था वो। उसके बाद वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आया, 2019 में फंस गया भाई अपने वो। 2019 में उसकी और मेरी फाइट होनी थी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी थी, इंडिया में होगी थी, फेस ऑफ हो गया था इंडिया में, लंदन में। उसके बाद सऊदी में होना था, पाकिस्तान में बुला रहे थे, मैं पाकिस्तान गया नहीं था। फिर सऊदी में होना था। उस टाइम पे ना मेरा एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, और मेरे को सिर्फ एयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था। अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे है, ये इतना हाथ हो जाते, मतलब मैं बैठा था थोड़ा सा हो गया, एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। तो एक्सरे कराया, एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, हाथ स्वेल हो गया था। हाथ स्वेल हो गया तो मेरा ये था भाई फाइट कर लूंगा। फाइट में उस टाइम पे 20-25 दिन पड़े हुए थे, मैंने उन तक बता दी। अब ऑलरेडी जब फेस ऑफ होते थे मेरे को लगता था कि वो मेरे से डरा हुआ है, मेरे से डर रहा है, वो आंखों में दिख जाता है जब फेस ऑफ करते हैं, मेरे से डर रहा है वो। फिर उसके बाद वो बोले भाई ये फाइट नहीं हो पाएगी बिकॉज तू पूरा फिट नहीं है, आगे कभी करेंगे। 19 में ये फाइट होनी थी, फिर 20 में कोरोना आ गया, बोला चलो 20 छोड़ फिर 21 में पकड़ लेंगे। अब वो खुद रिटायर हो गया। मेरे को अभी भी मैं बोलता हूँ इतना लड़ने तो तू लड़, मेरे के लिए लड़, मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर अब वो नहीं फाइट कर रहा। बट अगर वो फाइट होती है तो बहुत बहुत बड़ी बात है, मतलब। और वो जो फाइट है उसके लिए मैंने 19 में भी यही बात बोली थी, आज भी मेरी यही बात है कि इंडिया पाकिस्तान के ना खेल में बहुत मजा आता है लोगों को, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम बॉर्डर पे नहीं लड़ रहे हैं, हम बॉक्सिंग रिंग में लड़ रहे हैं या क्रिकेट ग्राउंड में लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे उस टाइम वो लड़ाई है, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन ज़्यादा मारेगा, कौन ज़्यादा मुक्के मारेगा, कौन जीतेगा, उस टाइम वो लड़ाई। उसके बाद फिर दोस्त है, तो मतलब दोस्ती और दुश्मनी दोनों एक साथ रहती है। एक इमोशंस भी अलग होते हैं, हाँ, भारत और emotion पाकिस्तान उस वाले time- जो हाँ। जुड़ते हैं वो एक हाँ, इमोशन उस भी। टाइम अलग होते हैं, फिर वो डर गया अपने आता। अच्छा, उसी ने मना कर दिया। उसने मना कर दिया, फिर वो रिटायर हो गया। अभी नीरज भाई बात हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान की, आमिर खान की और आपकी फाइट की। सिर्फ बॉक्सिंग में इंडिया पाकिस्तान नहीं, इंडिया पाकिस्तान की कोई सी फाइट हो जाए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो फुटबॉल हो, कोई भी खेल हो सब में रौला होता है। आपके बॉक्सिंग में क्या माहौल रह रहा है? नहीं, मैं पाकिस्तान वालों के साथ, जो मैंने बताया था ना, मैं आर्मी में था, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स गए थे हम खेलने 2011 में ब्राजील में। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ना हम पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले सेम से ही हैं। एक तो भाषा अपनी सेम है, उनकी पंजाबी हरियाणवी मिक्स ही होती है। तो मतलब ये हंसी की बात है या कैसी बात समझूं, पाकिस्तान की फौज और इंडिया की फौज से हम थे, पाकिस्तान की फौज से पाकिस्तान के बॉक्सर थे। और हम गेम्स विलेज में ना बॉक्सिंग की बिल्डिंग जो हमें मिली हुई थी उसमें शायद पाकिस्तान वाले साइड वाले में पाकिस्तान वाले रहते थे। तो भाई रात के 11:30 बजे, हर रोज 11:30 बजे, 10-12 दिन थे हम ब्राजील में, तो हर रोज बैठ के इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले, जैसे अब हम बात कर रहे हैं, हर रोज ऐसे बात करते थे। 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, 12-13 साल पहले। तो ऐसे ही बात करते थे, और वहां पे अपने इंडिया और पाकिस्तान वालों का क्या मुद्दा हो सकता है,
जो अंग्रेजों को मिल रहा है जो हमें नहीं मिलता, लड़कियों की बात चल रही है। जो देख कितनी वो गोरी गोरी हैगी गोरी हैगी, वो ऐसे करे पाकिस्तान में ये गोरी होते नाल चली गई, ये तो होर की ये तो यूरोप दी लगदी है। मतलब ना गॉसिप चल रही है वहां पे, इंडिया और पाकिस्तान की गॉसिप चल रही है, और दोनों देशों की फौज गॉसिप कर रही है। तो मेरे को लगता है कि हम लोगों की दोस्ती भी उतनी अच्छी हो सकती है जितनी हमें लगती है दुश्मनी। लेकिन हाँ भाई, पड़ोसी देश है, अगर कोई खेल आपस में लड़ेंगे तो उसमें दोनों के इमोशन जुड़े होंगे। भाई ज्यादा दूर क्यों जाए, यहाँ पे एक शहर की दूसरे शहर के साथ अगर लड़ाई, कोई को कुछ भी, भाई ये उस शहर को रिप्रेजेंट कर रही है ये टीम, आप कोई भी छोटा फुटबॉल, छोटा बेसबॉल का मैच हो, कबड्डी का भी हो, तो अपने शहर को सपोर्ट करें ना, इमोशन जुड़ जाते हैं, गांव से जुड़ जाते हैं। तो यही है बस। नीरज भाई, बॉक्सिंग में अगर आपको इंडिया में कोई एक चीज चेंज करने को मिले, क्या चेंज करोगे? मैं बॉक्सिंग के साथ ग्लैमर को, इन इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि यही एक चीज है जो आज के टाइम में मार्केट में सबके फोन में चलती है, यही चीज। तो मैं चाहूंगा कि ये बॉक्सिंग से कैसे ना कैसे जुड़े, ताकि जो आने वाले बॉक्सर हैं जो अभी बॉक्सिंग शुरू करेंगे और वो जब तक मेरे जितनी कर लेंगे 5-10 साल में, तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेरे को करनी पड़ रही है। नीरज भाई, कोई ऐसी मूवमेंट आपके करियर में, कोई ऐसे जिसका आपको जिक्र याद हो कि भाई उस टाइम पे मैं बिल्कुल टूट गया था और मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं जीत पाऊंगा या अब मुझसे इससे आगे होगा नहीं, फिर उस टाइम पे आपने खुद को मोटिवेट किया और आगे बढ़े? मतलब जो टूटने वाली बात है, हर इंसान की जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। तो मैंने दोनों चीजें अलग अलग बताऊंगा। एक बार तो मेरे साथ फाइट में ऐसे हुआ था, एक फाइट में मेरे साथ ऐसे हुआ था, और दूसरा मैं बताऊंगा कि जिंदगी में तो बहुत बार ऐसे होते हैं। एक बार फाइट थी, मैंने एक सफर पहले बताया था, 2018 की बात, मैं पुणे से दिल्ली गया, दिल्ली से टोरंटो, टोरंटो से मैक्सिको, और मैक्सिको में रात को पहुंचा, और अगले दिन मेरी फाइट थी। और फाइट से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले मैंने वेट दिया था, क्योंकि प्रमोटर जिनको जो भी ऑर्गेनाइजर थे उनका ये था कि मैं वेट दूं तभी मेरे को खिलाएंगे। और जो मेरा सामने वाला बॉक्सर था, उस टाइम पे मैं वेट घटा के, मैंने मतलब पूना से लेके टोरंटो तक बहुत कम खाया था, क्योंकि मैं वेट कट कर रहा था। मेरे को खेलना था वहां पे 66 kg, तो मेरा वेट चलता था 67 68। वहां 1-1.5 दिन में 2 दिन में पहुंचूंगा, वेट अपने आप कट हो जाएगा। मैंने वेट दिया, तो फाइट से 1 घंटा पहले भी मैंने कुछ नहीं खाया था, पहुंचने के बाद भी। फिर मेरे को अब फाइट कैसे लड़ूंगा, मैंने 2 चॉकलेट खाई और मैं फाइट के लिए चढ़ गया। अब जो मेरा अपोनेंट था वो मुझे लग रहा था वो मिडिल या सुपर मिडिल वेट का लग रहा था, मुझे देखने से पता चल जाता, रियलाइज होता है। मतलब मैं था 66, मेरा सामने वाला मुझे लग रहा था 74। और क्योंकि उसने एक दिन पहले वेट दिया था, बिकॉज रूल ये होता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, एक दिन पहले रूल दें भाई। अब उसकी और मेरी फाइट, थकावट इतनी है, खाया कुछ नहीं हुआ है, रिंग में चढ़ गए। फाइट थी 6 राउंड की, उस वीडियो की क्लिप भी होंगी मेरे पास, बहुत धुंधली धुंधली, किसी मैक्सिको वाले ने शूट करी थी, मैंने उससे ले ली थी। भाई उसने मेरा बहुत मारे इन द सेंस, मतलब मैं उसके मार रहा हूँ, 1-2 लेफ्ट हुक कर मारे ना, 1-2 में ऐसे मुंडी गई, लेफ्ट हुक में ऐसे गई। और मैक्सिको वाले इतने ब्रूटल होते हैं, वो फिर आगे आ रहा है। मतलब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची थी इतने सफर के बाद और खाने के बाद, कि मैं मतलब उसको दोबारा, मैंने 1-2 लेफ्ट हुक तो उसके मार दिया, मैं दोबारा एक और काउंटर उसके मार दूं ताकि वो ऊपर आए, फिर मेरे अपर कट मारे। और उसके अपर कट मतलब इतनी पावर थी उसमें कि ये लग रहा था वो ना मेरे को चक्कू मार रहे थे, चक्कू घुसाने की कोशिश कर रहा अंदर, मैं गार्ड पे सब ब्लॉक कर रहा था। तो 5वें या 6ठे राउंड की बात है, मैंने भगवान को रिंग के अंदर याद किया, मैं बोला भगवान इस फाइट में मैं नॉकआउट ना हूं, कि नहीं तो मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। आज तक मैं कभी बॉक्सिंग में नॉकआउट नहीं हुआ हूं। फाइट पूरी चली, वो 6 के 6 राउंड चली, और फाइट भी ऐसे नहीं थी कि बहुत ज्यादा गैप था भाई, 10 और 20 स्कोरिंग से, मतलब इतनी पीछे था भाई, वो बहुत ज्यादा तगड़ा था मेरे से। 18-20 19-20 की फाइट थी वो, मतलब कि अगर मैंने खाया पिया अच्छा होता और मेरे पास ये जो एक्सक्यूज मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें ना होती, तो मैं वो फाइट जीत भी जाता। तो उस फाइट में मेरे को लगा था कि भाई भगवान याद आ गया था, ऐसा मोड आ गया था कि अगर ये फाइट 8 राउंड की होती तो मुझे छोड़नी पड़ेगी, ऐसा आ गया था। लेकिन मैं 6 राउंड मतलब निकाल दिए मैंने, और मैंने उसमें मारे भी, मैं खा भी रहा था और मार भी रहा था। और जिंदगी में तो भाई मेरे को लगता है हर बार ऐसा हो जाता है। अब जैसे मेरी फाइट 20 जुलाई की थी, मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा था, सब लोगों को लग रहा था इंडिया में सबको लग रहा था नीरज बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, इतनी बड़ी फाइट खेलने वाला, सब कुछ है। एकदम फाइट पोस्टपोन होगी, एकदम टूट गया भाई। मैं यार इतनी मेहनत कर रहा था, अब कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई है ना, भगवान कुछ ना कुछ रास्ते निकाल देते हैं। फिर बिग बॉस आ गया, फिर हम बिग बॉस की तैयारी कर रहे थे, एकदम से फिर बिग बॉस से बाहर आ गया मैं 5-6 दिन में। सोच के गए थे 1 महीना रहूंगा वहां पे,
6 दिन में बाहर आ गया, मतलब 1 वीक में बाहर आ गया, 3 हफ्ते पहले। फिर एकदम यार 2 दिन सोचता रहा भाई अब क्या करें, अब क्या करें। ट्रेनिंग कैंप भी सितंबर में शुरू करना है, अब मैं ट्रेनिंग करूंगा तो बॉडी के मसल टूटने शुरू हो जाएंगे। मतलब साइंटिफिक है बॉक्सिंग भी सारे ना, ट्रेनिंग भी साइंटिफिक है, तो क्या करें। लेकिन जो अपने अंदर सबको बताऊंगा, मैं सब जगह बोलता हूँ, हम सब के अंदर आत्मा है, जिसको बोलते हैं मन बोलते हैं, कोई आत्मा कोई कुछ, वो ड्राइवर है अपना, वो हमारी बॉडी को चलाने वाला है। ये अभी वो मेरा मन है जो मेरा ड्राइवर अभी अमेरिका पहुंच गया, वो सोच लिया मैंने ले, तो मैं इस ड्राइवर को अपने कंट्रोल में रखता हूँ, मैं मन को रखता हूँ। हाँ मेरा मन बोलता है एक दिन अच्छा होगा, अच्छा होगा। नीरज भाई, अभी हम ब्रूटल फाइटर्स की बात कर रहे थे। आपने जब शायद बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी तो एक बहुत प्रॉमिसिंग बॉक्सर थे प्रिचर्ड कोलोन। आपने देखा है उनके साथ क्या हुआ, 2015 से वेजिटेटिव स्टेट में है। तो बॉक्सिंग में रिस्क भी तो है इलीगल हिट्स का या गलत हिट मारने का। वो बंदा आज भी वेजिटेटिव स्टेट में है। गलत हिट तो नहीं लगती। हमारे जितने ज्यादा सीनियर बॉक्सर्स हैं, बहुत सीनियर, मुझे कई जनों का लगता है ना वो बहुत ज्यादा बात करने लग जाते हैं, या उनकी आवाज, जैसे आज की टाइम में मेरी आवाज है, तो शायद जब मैं 60 साल का होऊंगा तो शायद ऐसी आवाज ना रहे, तो तलाने लग जाऊं। बहुत सारे मैंने बॉक्सर्स को ऐसे देखा है, वो ना पंचेस लगते हैं भाई, बहुत हैवी पंचेस दिमाग पे लगते हैं। अब भगवान ने वो इंसिडेंट लिखा हुआ है कि कब होना है, कि वो बॉक्सिंग रिंग में होना है कि बॉक्सिंग के बाहर होना है। तो कई बार ऐसे पंच हिट होते हैं, क्योंकि यही तो लगते हैं ना पंच, यहाँ लग रहे हैं, ये भी कनेक्टेड है यहाँ से, मतलब ये पूरी चीज तो दिमाग से कनेक्टेड है। और जो हम आज बात कर रहे हैं, दिमाग मेरा साथ साथ रिप्लाई कर रहा है, इसीलिए कर रहे हैं। तो भाई वो तो किस्मत में जो लिखा हुआ वो होना है। और बॉक्सिंग आसान नहीं है, बहुत जोर की पंचेस लगते हैं। जैसे आपने बताया वो, शायद एक एग्जांपल, एक मैंने फिल्म देखी थी, मैं फिल्म का नाम भूल गया, एक बॉक्सर था, वो वर्ल्ड चैंपियन था, पता नहीं क्या था, उसकी गर्दन टूट गई थी भाई कार एक्सीडेंट में। और फिर उसके बाद उसके ना वो बांध के रखा था। हॉलीवुड की मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है, देखना सर्च करना, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। उसको ना ऐसे पूरे का पूरा उसको बांध के रखा था शायद 6-7 महीने। उसके बाद वो बॉक्सिंग में रिटर्न किया था, क्योंकि ये कीड़ा ऐसा है भाई, ये खेल का कीड़ा ऐसा है कि मतलब ये लगता रहेगा कि हम आज भी उतने तगड़े हैं जितने हम 16 साल की उम्र में थे, या 26 साल की उम्र में हम जितने तगड़े थे, आज भी उतने ही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें एक स्टेज के बाद जाके समझ जाना चाहिए कि इंजरीज एज के साथ बढ़ती हैं। नीरज भाई, बॉक्सिंग की प्राइम क्या है? जैसे एक प्राइम था मोहम्मद अली का, एक प्राइम था माइक टाइसन का प्राइम था। देखो मैं अपनी प्राइम की जो सोच रहा हूँ, मैं इंडिया का ऐसा बॉक्सर बनना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा एज तक बॉक्सिंग खेला हो। जैसे बर्नैड हॉपकिंस है, यूएस का बॉक्सर है, वो हैवी वेट का था, वो 48 की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसने सबका रिकॉर्ड तोड़ा था। 48 की उम्र में उसने रॉय जोन्स है बॉक्सर, उस जैसे बॉक्सर्स को हराया था। तो मतलब मेरे को लगता है जब बर्नैड हॉपकिंस जैसे जो लोग हैं वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो भाई आप जैसे इस बात को कह रहे हो कि भाई मैं सबसे लॉन्ग टर्म तक खेलना चाहता हूँ, तो इस चीज में डाइट का क्या रोल होता है? भाई डाइट, न्यूट्रिशन अपने अच्छे होने चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे पास ना एक फिजियो बहुत होना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ना अब मैं 32 या 33 का हूँ, अभी ना बहुत सारे, जैसे अब मैं ट्रेनिंग कैंप में था, मेरे बाइसेप में दिक्कत हो गई थी, मेरी बैक में दिक्कत हो गई थी, है ना, ये 2 तो मुझे पूरी याद है। हाँ, एल्बो में हो गई थी मेरे, तो ये 3 इंजरी मेरे को ऐसे हो गई थी, मैं कल ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वहां पे फिजियो बहुत अच्छा था, उस फिजियो ने मेरे को हर 2 दिन में 3 दिन में रिकवर कर देता था। हमें रीहैब पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मतलब डाइट तो है ही है, डाइट में मेरी कोई कमी नहीं, मैं जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाता। नॉन वेज मैंने छोड़ दिया है गीता पढ़ने के बाद, या उससे पहले ही छोड़ दिया शायद। नॉन वेज में दूसरे देश में जब कोई चीज नहीं बचती ना, कोई ऑप्शन नहीं है, तब खाता हूँ। तो डाइट में हेल्दी खाता हूँ, उसके बाद ना सिर्फ ये फिजियो वाली चीजें या रीहैब की चीजें बच जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा टेंडेन मसल गया हुआ इसका राइट का, अब मैं रनिंग नहीं कर सकता। मैं अगर रोड पे रनिंग करूंगा, ट्रैक में कर सकता हूँ, ग्रास में कर सकता हूँ। अगर मैंने ग्रास या ट्रैक पे भी 1 घंटे या 40 मिनट से ज्यादा कर ली तो इंजरी बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने रनिंग अवॉइड कर दी, मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ। या मैं जब शुरू करता हूँ उससे पहले मेरे वर्कआउट से पहले मेरे आधे घंटे का रिहैब चलते हैं। पहले घुटने का करूंगा, एल्बो का करूंगा, बैक का करूंगा, बाइसेप का करूंगा, ट्राइसेप का करूंगा, शोल्डर का करूंगा। मतलब रिहैब में वार्म अप हो जाता है। तो अगर हम ये चीज, मेरे को लगता है ये चीज मैं पकड़ के रखूंगा तो जो मेरी बॉक्सिंग है थोड़ी लंबी चलेगी। अभी आप बात कर रहे हो कि आपने नॉनवेज छोड़ दिया, या मतलब कम खाते हो, जब तक अवॉइड कर सकते हो तब तक उसको अवॉइड करते हो। बट एक चीज ये होती है ना कि जितने भी आप बड़े बड़े बॉक्सर्स या प्लेयर्स या एथलीट्स को देखते हो, वो सब यही कहते हैं कि अगर आपको अपने न्यूट्रिशन से, अपनी
पूरे दिन की जो कैलोरीज हैं उनको अगर कम उसमें कंप्लीट करना है तो आपको कहीं ना कहीं नॉनवेज का सहारा लेना ही पड़ेगा। नहीं भाई, मेरे को लगता है जो वेजिटेरियन डाइट है ना उसमें भी बहुत सारी चीजें, अंडे नहीं छोड़े हैं मैंने, अंडे खाता हूँ मैं, और बाकी चिकन मटन ये सब कोई चीज़ नहीं खाता। मेरे को लगता है जो वेजिटेरियन डाइट है ना भाई वो भी बहुत हेल्दी है। और हम हरियाणा से हैं, हरियाणा में जो बच्चे कितना ज़्यादा दूध पीते हैं, हम इसीलिए बोलते हैं ना, सब बोलते हैं हरियाणा वाले इतने तगड़े क्यों हैं, पहलवान क्यों हैं, बॉक्सर क्यों हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना दूध में सब न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है दूध से ज़्यादा न्यूट्रिशन किसी चीज़ में नहीं होते होंगे। जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी माँ के दूध पे पड़ता है वो 5-6 महीने तक, तो उसके बाद उसको कुछ देने लगते हैं। और अपने हरियाणा में तो मेरे ख्याल से 5-10 साल का हो जाता है बच्चा, 3-4 साल तक तो माँ का दूध पीता है, फिर उसको गाय का दूध देंगे, भैंस का दूध देंगे। तो अपने वाले इसीलिए तगड़े होते हैं हरियाणा वाले कि ना वो दूध बहुत ज्यादा पीते हैं। तो मैं भी जब अपना घर पे हूँ तो दूध दही लस्सी ये चीज ज्यादा पीता हूँ। और अगर बाहर हूँ तो मैं न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए भाई वो सोयाबीन की वो आती है, क्या बोलते हैं, न्यूट्री नगेट्स, चाप चूप नहीं खाता मैं तो न्यूट्री वगैरह मतलब वो काफी मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं अगर कोई वेज से भी करना चाहे तो वेज से भी वैसे कर सकते हैं, है ना, ऐसा कोई। और बॉक्सिंग खेल तो दिमाग का है भाई, हाँ लेकिन दिमाग के साथ साथ हेल्थ का भी है, मेंटल और हेल्थ दोनों है। तो उन चीजों को सिर्फ रिकवर होना चाहिए। अब प्रोटीन आ गए, आप बढ़िया दूसरे देश में बढ़िया प्रोटीन लाओ तो आपके प्रोटीन वहां से पूरे हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ कैसे देखते हो बॉक्सिंग में, क्योंकि अभी आपने कहा कि मेंटल गेम भी है बॉक्सिंग, मेंटल हेल्थ के लिए क्या तैयारी कर रहे हो आप? भाई मेंटल हेल्थ के लिए ना मुझे लगता है कि हमें आर्ग्यूमेंट से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले तो हमें खाम खाई के आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, अपना फोकस्ड होने चाहिए अपने काम को लेके। उसके अलावा सिर्फ फन होना चाहिए, जिन चीज़ों में आपको मजा आए। और मेंटल हेल्थ के लिए मुझे लगता है मेरा भाईचारा बहुत बड़ा है, दोस्त हर जगह है। तो मैं ना हर कोई भी शाम मेरी ऐसी नहीं जाती होगी जब मैं दोस्तों के साथ ना होता हूँ। तो मेरे को लगता है कि मेरी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छा मेरे दोस्तों के साथ उठना बैठना है। मतलब ये मेरा है, बाकियों का नहीं पता मुझे। नीरज भाई आपके करियर में भाई इतना लंबा आपने कई सालों का, शायद 2007-8 से आपका भाई मैं 2008 से इंटरनेशनल खेल 2008 से आपका भाई इंटरनेशनल करियर चल रहा है। इतना लंबा आपका 15 16 साल का आपका करियर हो गया। 16 साल के करियर में आपको किस चीज ने अब तक इंस्पायर किया है, जिसने आपको इस चीज के लिए भी मोटिवेट रखा है कि भाई मैं अपने करियर को आगे बढ़ाता रहूं? मेरे को कहीं ना कहीं बॉक्सिंग के अलावा किसी चीज ने आपको इंस्पायर, कहीं ना कहीं ये लगता है कि ना इंस्पायर इंसान खुद ही इंस्पायर खुद को करता है, लेकिन उसके लिए एक मोटिव चाहिए, एम चाहिए, एक टारगेट चाहिए। तो अपने आप से बड़ा कोई इंस्पायर करने वाला नहीं हो सकता, अपने आप से बड़ा कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हो सकता, अपने आप से बड़ा कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकता। हम अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, बट कहीं ना कहीं एम भी तो होना चाहिए। जब भी तो मैं उस एम को प्राप्त करने के लिए कोई भी चीज़ करूँगा। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि मुझे ऐसे काम करने हैं जो भारत में किसी ने नहीं किए हों, जो बॉक्सिंग में, जो भारत की बॉक्सिंग में किसी ने कोई ना काम किया हो। मैं उन कामों की तरफ फोकस करता हूँ, वो काम मैं करता हूँ। तो नीरज भाई अगर हम बॉक्सिंग के उसमें देखें, कोई पुराना बॉक्सर या आज के टाइम का बॉक्सर जिसमें आपको ये हो कि भाई मुझे मेरा सपना पूरा करना है, एक बार इस इंसान के साथ मेरी फाइट हो जाए तो मैं अपने करियर में अपना सपना पूरा कर लूंगा, ऐसा कोई है? नहीं, अब इंडिया में भी नहीं कोई है और दूसरे देश में भी ऐसा कोई नहीं है, बट मैं चाहता हूँ, ये सपना मेरा नहीं है, इंडिया के सब यूथ का, कि मैं और जैक पॉल एक रिंग में फाइट करें। वो बॉक्सिंग करते हुए उसको 7-8 साल हो गए हैं और कहीं ना कहीं उसकी एज भी मेरे से छोटा है, वो वेट मेरे से बड़ा है। तो ये भी ना एक जो मैंने पहले बात बोली कि जो इंस्पायर करती है, मेरे को एक एम होता है। तो मतलब ये अलग चीज कर दूंगा मैं, बड़े वेट में छोटी एज से अपने से बड़े वेट में जाके लड़ा हूँ, जीता हूँ, खेला हूँ। तो अब फिलहाल के लिए ये टारगेट है। नीरज भाई अगर आप बॉक्सर नहीं होते तो क्या होते? बॉक्सर ना था मतलब, अगर बचपन से देखो तो मैं लड़ाई झगड़े करने वाला होता है ना। अब पता नहीं, अब के हिसाब से तो मैं सब कुछ ही कर रहा हूँ। क्या होता मैंने भी नहीं सोचा सच्ची में। ये सवाल मैंने भी कई बार अपने आप से करा कि मैं अगर बॉक्सिंग ना करता तो मैं क्या करता। तो मेरे को लगता है तो मैं खेती कर रहा होता, ठीक है, या फिर मैं गुंडागर्दी में घुस चुका होता, क्योंकि लड़ाई झगड़े, क्योंकि ना हम जो जितने भी बॉक्सर होते हैं, जो भी कुश्ती, कबड्डी या बॉक्सिंग, जूडो, इस खेल को करने वाले होते हैं ना कहीं ये सारे के सारे ना एक बेसिक बच्चों से हटके होते हैं। तो उस टाइम पे अगर हम सही चीज की तरफ हमें डाइवर्ट ना किया जाए तो पता नहीं, अच्छा भी हो सकता है, कुछ गलत चीज की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं।
तो मैंने पर सोचा नहीं भाई मैं कि बन सकूँ था। अभी भी सोचता हूँ तो लगता था शायद कुछ ना करता। नहीं भाई, ऑन द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अपने स्टाइल में यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो? यूथ को मैं यही कहूंगा भाई, जो भी यूथ है भाई, फिटनेस का नशा करना शुरू कर दो, उससे बड़ा नशा कुछ भी नहीं है। नीरज भाई, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि भाई एक प्रोफेशनल एथलीट होने का, जो एक प्रोफेशनल आप एथलीट हो, उसका क्या असर आपकी पर्सनल लाइफ पे भी या रिश्तों पे भी पड़ा है? ऐसा तो नहीं कुछ पड़ा है, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जितनी भी लड़कियां मिली या जो घर वाले बोलते हैं कि मैं रिश्तेदारों से वैसे बात नहीं करता जैसे बात करनी चाहिए, मैं बहुत स्ट्रेट हूँ, मतलब ये खेल से या मैं बाहर के माहौल में रह के ये चीजें सीख गया। हम अपन मतलब मैंने पहले तो पता ही नहीं था लड़कियों को मतलब कैसे बात करते हैं, पहले पता ही नहीं था। और जैसे घर पे कोई रिश्तेदार आ गया, मतलब कैसे बताऊं, हरियाणवी में कह रहा हूँ, पानी मारने वाला जुगाड़ कभी सीखा ही नहीं है, या किसी के साथ पेशेंस से बैठे रहना, जो अपने टॉपिक की बात नहीं है फिर भी गर्दन खाम खाई हिलाना, हाँ झूठी हाँ करना, वो चीज मेरे ख्याल से वो चीज मैं नहीं सीख पाया, जो बाकी अगर बॉक्सिंग ना करता शायद मैं सीख जाता। लेकिन इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो हुआ है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि भाई मैं अगर बॉक्सर ना होता तो शायद गुंडा बदमाश या वो होता, तो आपने अपने जो गुस्से को, अपनी जो एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव वे में भी तो चैनलाइज किया। मैं वही कह रहा हूँ ना, पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट होगी, लेकिन जो जहाँ पे जो पर्सनल चीजों पे जो मुझे लगता है इफेक्ट पड़ा है, लेकिन मेरे लिए वो बिल्कुल सही है कि आदमी को ना सीधी बात बोल देनी चाहिए। जो मतलब मेरे प्रोफेशन से जो मेरी पर्सनल लाइफ में जो चीज आई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट, एकदम किसी को भी सीधा उत्तर देना, जो मजाक कर रहे हैं जिस तरह कोई मतलब उस टाइप का, तो मैं सीधा उत्तर देने वाली चीज मतलब मेरे प्रोफेशन से मेरे पर्सनल लाइफ में आई है। चलो नीरज भाई, बहुत मजा आया आपके साथ। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट करते हैं आपकी फाइट के लिए। थैंक यू और करते हैं होप कि आप इंडिया को बहुत जल्दी और एक बार खुश होने का मौका दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, खींच के रखेंगे अभी कई साल तक देंगे खुश होने का मौका। बस ये इसी नोट पे आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं, फिर बैठेंगे आपकी फाइट के बाद। थैंक यू, पक्का।